नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 18वां पाठ है और छठे अंक का प्रारंभ हो रहा है, जो इस नाटक का अंतिम अंक है। और अभी तक हमने पिछले प्रकरण में देखा था कि अंत में जो कंचुकी है ना, वो आता है जो राजा के पक्ष से जो महाराज दर्शक के पक्ष से जो होता है कंचुकी कि उनकी सेना तैयार है और बल्कि रुमनवान भी आ गए हैं, जो उनके सहायक मंत्री थे महाराज उदयन के, कि अब हम सेना के को लेकर के कूच कर सकते हैं किसकी तरफ, आरुणि की तरफ में ना। तो वहाँ पर ही जो पिछला अंक समाप्त हो जाता है। अब यह जो अगला अंक है, तो इसकी कथा जब प्रारंभ हो रही है तो महाराज उदयन ने वत्स राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया है, आरुणि को हरा दिया है और उसके बाद की कथा का वर्णन है। तो तभी है ना, तो हम प्रारंभ करते हैं कि ततः प्रविशति कांचुकीय, कि अब ये जो कांचुकी प्रवेश कर रहा है यह राजा उदयन के पक्ष से है ना। पहले था वो महाराज जो दर्शक हैं मगध देश के, उनके पक्ष से था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो अब अनुमति चाह रहा है आने की उस राज्य में, तब आता है और पूछता है द्वार पर आने के बाद में कि क इह भो, है ना, कौन है यहाँ पर। कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते, जो इस कांचन तोरण द्वार को, कांचन कहते हैं जो स्वर्ण होता है, सोना, तो सोने के द्वार, सोने का जो द्वार है, तो उस द्वार को जो अशून्य कर रहा है, अर्थात वहाँ शोभा को, तो अशून्य अर्थात कोई है वहाँ पर, इसलिए अशून्य है। अगर शून्य होता तो कोई नहीं होता, तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि इस द्वार की शोभा कौन बढ़ा रहा है। यहाँ पर रह करके वो प्रतिहारी को, है ना, पुकार रहे हैं कि कोई मेरी बात को सुने, मैं जो निवेदन करने जा रहा हूँ उसको सुने। तब प्रतिहारी प्रवेश करते हैं और प्रविश्य कह करके आर्य अहम विजया किम क्रियताम, तो यह स्त्री है जो विजया नाम से है, तो किम क्रियताम, क्या किया जाए आपके लिए, क्या आज्ञा है। तब कांचुकीय कहता है कि भवती निवेद्यताम वत्सराज्य लाभ प्रवृद्धो दयाय उदयनाय, कि निवेद्यताम है ना। अब ये दो बार क्यों निवेद्यताम कहा गया कि निवेदन कीजिए, कि वे थोड़ी सी घबराहट में, हड़बड़ी में हैं, कुछ सूचना प्रदान करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने दो बार शब्द का प्रयोग किया है कि वत्स राज्य का लाभ लेने वाला, अर्थात वत्स राज्य जिनको पुनः प्राप्त हो चुका है, ऐसे उदयन के लिए आप, ऐसे राजा उदयन को आप निवेदन कीजिए मेरी तरफ से। और क्या निवेदन करना है कि एषा खलु महासेनस्य सकाशात रैभ्यस गोत्रः कांचुकीयः प्राप्तः, कि यह महासेन के पास से, अर्थात महासेन कौन है, जो उज्जैनी के राजा हैं, तो कांचुकीय ये उज्जैनी के हैं, है ना। तो ये वत्सराज के भी नहीं है, अर्थात वहाँ जो वत्स प्रदेश के कांचुकी भी नहीं है, ना ही ये महाराज दर्शक की तरफ से जो मगध देश है वहाँ से भी नहीं है, बल्कि ये हैं वासव दत्ता की ओर से, जो महासेन, उनका मैंने बताया ना कि उनके दो, राजा प्रद्योत का दूसरा नाम क्या है, महासेन। तो महासेन के पास से, है ना, सकाशात, उनके पास से रैभ्यस गोत्रः कांचुकीय प्राप्तः, तो वहाँ से यह कांचुकीय आया है जो रैभ्यस गोत्र का है ना। और केवल वही नहीं, तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषिता आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम उपस्थिता विति। तो तत्र भवत्या अंगारवत्या, तो अंगारवती कौन है, अंगारवती जो राजा प्रद्योत हैं उज्जैनी के, उनकी पत्नी हैं और वासवदत्ता की जो माता हैं, तो उनके द्वारा ना अंगारवत्या प्रेषिता, उनके द्वारा भेजी हुई, कौन, आर्या वसुंधरा नाम, जो वसुंधरा नाम की आर्या हैं, और वासवदत्ता धात्री च, और धाता है जो दाई माँ है ना, जो धाए हैं किसकी, वासवदत्ता, अर्थात वासवदत्ता को उन्होंने बचपन में पाल पोस करके उनको बड़ा किया था, धाए माँ है उनकी, तो वो वसुंधरा भी यहाँ पर हम दोनों, है ना, प्रतिहार देखो, प्रतिहारम कहते हैं द्वारम, और प्रतिहार पर जो उपस्थित रहता है, उस द्वार पर जो उपस्थित रहता है, तो जिसको हम द्वारपाल कहते हैं,
तो उसको प्रतिहारी भी कहा जाता है। तो प्रतिहारम उपस्थितौ इति, हम दोनों उपस्थित हैं। तो कौन कौन है कि जो रभ्यस गोत्र कांचुकीय और उन जो आर्या वसुंधरा जो वासवदत्ता की जो दाई थी वो दोनों उपस्थित होते हैं। तब प्रतिहारी कहती है बल्कि, क्योंकि विजया है वो स्त्री है, कि आर्य अदेश कालः प्रतिहारस्य, यह आदेश काल है, अर्थात यह काल उपयुक्त नहीं है प्रतिहारी के लिए कि वो निवेदन करें राजा को, कि यह काल उपयुक्त नहीं है। अब कांचुकी पूछ रहे हैं कि कथम आदेश कालो नाम, क्यों उपयुक्त काल नहीं है, अर्थात क्यों नहीं मिल सकते हम राजा से। तब प्रतिहारी कहती है कि शृणोतु आर्या, कि हे आर्य सुनिए, कि अद्य भर्तुः सूर्यामुख प्रासाद गतेन केनापि वीणा वादिता, कि आज जो भर्तु है ना, जो राजा हैं भर्ता स्वामी राजा उदयन, उनके सूर्यामुख प्रासाद में, सूर्यामुख अर्थात सूर्या कहते हैं जो धर्मपत्नी होती है, या फिर सूर्यामुख प्रासाद, यह कहते हैं वह प्रासाद, वह स्थान जहाँ नवोढ़ा है ना, जो नव विवाहिता जो स्त्री है उसका जो प्रासाद है, तो उसके लिए जो एक प्रासाद जो तैयार किया जाता था उस समय में, या फिर एक जो विशेष स्थल जहाँ पर नवविवाहित स्त्री अपने पति के साथ में समय व्यतीत करती है, तो उसको सूर्यामुख प्रासाद है ना, तो उसमें गए हुए केनापि, और उसी समय किसी के द्वारा वीणा वादिता, वीणा का वादन हुआ। वीणा जैसे ही वो जा रहे थे उस क्या बोलते उस प्रासाद में, तभी किसी ने वीणा बजा दी। और तांच श्रुत्वा भर्त्रा भणितम, और उसको सुन करके भर्ता स्वामी के द्वारा क्या कहा गया कि घोषवत्याः शब्देव श्रूयत इति, यह तो घोषवती का शब्द सुनाई दे रहा है। और घोषवती आपको पता होना चाहिए कि घोषवती उनकी वीणा का नाम था, जो वीणा उन्होंने वासवदत्ता को सौंप दी थी। और जैसे ही वासवदत्ता चली गई, अर्थात वो दग्ध हो गई, तो उसके बाद घोषवती का भी पता नहीं चला था, अर्थात घोषवती भी लुप्त हो गई थी, वो वीणा भी लुप्त हो गई थी उनके लुप्त होने से, उनके चले जाने से, उनके देह त्याग कर देने से। तब कांचुकी पूछते हैं ततस्ततः, अच्छा तो उसके बाद में क्या हुआ? तो कहते हैं कि ततस्तत्र गत्वा पृष्ठा, तो उसके बाद में वहाँ जाकर के पूछा कि कुतोऽस्या वीणाया आगम, है ना, उसी व्यक्ति से जो वो उस वीणा को बजा रहा था, उस घोषवती वीणा को, कि कहाँ से यह वीणा प्राप्त हुई। तो तेन भड़ितम, उसके द्वारा क्या कहा गया कि अस्माभिर नर्मदा तीरे कूर्च गुल्म लगना दृष्टा, कि हमारे द्वारा नर्मदा नदी के तीर पर, उसके तट पर कूर्च गुल्म, कूर्च कहते हैं जो कुशा जो होती है ना, तो दर्भ भी उसको कहते हैं, जो कुशा के जो गुच्छे हैं या कुशा की जो झाड़ियाँ हैं उनमें फंसी हुई, उसमें लगी हुई, लगना दृष्टा, यह हमारे द्वारा देखी गई। यदि प्रयोजनम अनया, यदि इससे कोई प्रयोजन है तो उपनीयतम भर्त्रा, है ना, कि जो राजा हैं उनके द्वारा ये ली जा सकती है, अगर इसका प्रयोजन है उनको, अगर वो उनको लगता है कि यह उनका कोई प्रयोजन इससे सिद्ध हो सकता है, तो वो निस्संदेह वो इस वीणा को ले सकते हैं। ताम चोपनीताम, और उसको लेकर के, उपनीताम अंके कृत्वा, और उसको अपनी गोद में, है ना, अपने अंक में धारण करके, मोहम गतो भरता, वो मूर्छित हो गए, है ना। मोहम गता हमने पहले भी देखा था कि मूर्छा को प्राप्त हो गए। और फिर कहते हैं कि ततो मोह प्रत्यागतेन, उस मोह से प्रत्यागतेन, उस मूर्छा से वापस आने के पश्चात में, बाष्प पर्याकुलेन मुखेन भर्त्रा भणितम, बाष्प पर्याकुलेन, जो आँखों में जो आंसू भरे हुए थे उनसे उनका मुख भर गया रोने से। और उसके बाद में उनके द्वारा क्या कहा गया स्वामी के द्वारा कि दृष्टासी घोषवती, है ना, वो उसी को संबोधित कर रहे हैं जो वीणा है ना, तो दृष्टासी, हे घोषवती तुम तो देख ली गई, लेकिन सा खलु न दृश्यते, लेकिन वो वासवदत्ता नहीं दिखाई दे रही है। आर्य, तो ऐसा वो इस प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, है ना, इस प्रकार, तो इसलिए हे आर्य कांचुकीय,
ईदृशो अनवसर, यह अनवसर है, यह अवसर ठीक नहीं है। कथम निवेदयामि, आप ही बताइए कि कैसे मैं निवेदन करूं उनके प्रति कि आपके लिए। तब कांचुकी कहते हैं कि भवती की निवेद्यताम, हे आर्य, हे जो प्रतिहारिन, आप निवेदित कीजिए। इदम अपि तदाश्रय में, यह भी उसी आश्रय अर्थात उसी से संबंधित है। किससे समय कि वासव दत्ता विषयम, है ना, कि वासव दत्ता के विषय से ही संबंधित है जो मैं निवेदन करने जा रहा हूँ। इसलिए आपको बिना देरी की उनको यह बता देना चाहिए कि कौन आया है और वासव दत्ता के विषय में ही बात करनी है। तब प्रतिहारी कहती है कि आर्य इयम निवेदयामि, ठीक है मैं यह कह देती हूँ। देखिए, ऐशा भरता सूर्यामुख प्रासाद अवतरती, ये देखिए जो स्वामी हैं सूर्यामुख प्रासाद, उसी देखो जहाँ पर है ना, उसी प्रासाद से वापस आ रहे हैं। तद इहैव निवेदिष्यामि, तो मैं यहीं पर उनको निवेदन कर देती हूँ। तब कांचुकी भवती तथा, ठीक है। तो उभौ निष्क्रांतों, दोनों अब निकल जाते हैं। इति मिश्र विष्कंभकः, यहाँ पर मिश्र विष्कंभक समाप्त हो गया। अब मैं कुछ विशेष इस विषय में बताना चाह रहा हूँ कि हमने पीछे के प्रकरणों में देखा कि प्रवेशक हमेशा आता था कि अंक से प्रारंभ में, तो मैंने बताया भी था कि प्रवेशक क्या होता है कि जो पिछला अंक और दूसरे अंक की संगति है ना, बीच की कथा को जो पूर्ण करता है। और ऐसे ही विष्कंभक भी होता है। विष्कंभक में बस ये होता है कि प्रवेशक में मैंने बताया था कि केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है ना, और लेकिन विष्कंभक में क्या होता है, विष्कंभक दो प्रकार से होता है। एक है मिश्र जो यहाँ पर है, और एक होता है शुद्ध विष्कंभक। शुद्ध विष्कंभक में इनमें क्या होता है कि जो मध्यम श्रेणी का जो पात्र होता है, अर्थात जैसे कांचुकी हो गए, है ना, पुरोहित हो गया, आचार्य हो गया, है ना, अमात्य हो गए, जो मध्यम श्रेणी के जो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृत का ना करके संस्कृत का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनसे अगर है ना अगर वो किसी कथा का निर्देश दे रहे हैं जो भूत में और भविष्य से संबंधित रख रही है, तो वही प्रवेशक विष्कंभक की कोटि में हो जाता है। तो इनको अर्थोपक्षेपक कहा गया है नाट्यशास्त्र में। तो और दशरूपक जो ग्रंथ है धनंजय का, उसमें इन अर्थोपक्षेपकों के विषय में कहा गया है जो 5 हैं। तो उनके विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह बल्कि परीक्षा से भी संबंधित है और इसको जानने से और स्पष्ट हो जाएगा। तो यह ये बता रहे हैं कि दशरूपक में यह मिलता है, ये जो श्लोक है, और प्रथम प्रकाश में ही है। 4 प्रकाश हैं दशरूपक के, जिसका जो प्रथम प्रकाश है वहीं पर ही नाट्य के विषय में जब बात चल रही होती है, जो रूपकों के विषय में बात चल रही होती है, तो 10 प्रकार के रूपक हैं उनके विषय में, तो वहीं अर्थोपक्षेपक का भी विषय स्पष्ट किया गया है। तो कहते हैं कि अर्थोपक्षेपकैः सूच्यं पंचभिः प्रतिपादयेत विष्कंभचूलिकांकस्यांकावतार प्रवेशकैः। तो 5 बताए कि जो सूच्य वस्तु जो होती हैं, जो जिसके विषय में बताया जा रहा है उस अंक में या फिर उस नाटक में, तो 5 ही हैं जो अर्थोपक्षेपक जो प्रयोग किए जाते हैं। एक तो है, तो 5 ये जो अर्थोपक्षेपक हैं, एक तो है विष्कंभ, फिर है चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और प्रवेशक। अब इनकी क्रमशः व्याख्या कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले विष्कंभ है ना, तो विष्कंभ की जो लक्षण है वो क्या करते हैं कि वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षेपार्थस्तु विष्कंभो मध्यपात्र प्रयोजकः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो यहाँ पे हिंदी में जो रूपांतर जो दे रखा है कि जो कथांश व्यतीत हो चुके हैं या जो भविष्य में घटित होने वाले हों, संक्षेप में उन कथांशों का दिग्दर्शन करा देने वाला अर्थोपक्षेपक विष्कंभ कहलाता है। तो इसका प्रयोग मध्य श्रेणी के पात्रों द्वारा हुआ करता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 प्रकार के विष्कंभ है, एक तो शुद्ध है और एक संकीर्ण जिसको मिश्र भी कहते हैं। तो एक में क्या है कि जो शुद्ध विष्कंभक जो होता है
उसमें जो एक या अनेक पात्र होते हैं, लेकिन वो मध्यम श्रेणी के ही होते हैं, अर्थात वो सभी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, वो प्राकृत का प्रयोग नहीं करते, तो वो शुद्ध विष्कंभक के अंतर्गत आता है। लेकिन जो संकीर्ण विष्कंभक या फिर जो मिश्र विष्कंभक होता है, जो हमने भी देखा, उसमें नीच और मध्यम अर्थात जो निम्न कोटि के हैं और जो मध्यम श्रेणी के जो हैं जो पात्र हैं, उनका प्रयोग। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नीच या फिर निम्न कोटि से हम उनको ऐसा ना ग्रहण करें कि उनका कोई महत्व नहीं है। यदि महत्व नहीं होता तो उनको नाटक में स्थान क्यों दिया गया होता। और सबसे बड़ी बात, उनका महत्व यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि जो जैसे राजा है या फिर जो अमात्य है ना, ब्राह्मण हैं, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन स्त्रियां हैं, जो प्रतिहारी है ना, या फिर जो सेवक हैं, जो चेटी हैं, है ना, ये सब क्या किसका प्रयोग करते हैं, ये प्राकृत भाषा का। तो ये निम्न कोटि कह दी गई है, लेकिन जब वो राजा को सुनते हैं, अमात्य को सुनते हैं, गुरुवरों को, ब्राह्मणों को सुनते हैं, जब वो संस्कृत भाषा को सुनते हैं तो और उत्तर वो प्राकृत में दे रहे हैं, तो इसका अर्थ मतलब तो यह है ना कि उनको भाषा समझ में आ रही है संस्कृत। तो इसलिए हम उनको उस दृष्टि से ना देखें कि उनका कोई महत्व नहीं था, ऐसा नहीं है। तो बस हाँ, यहाँ पर यह समझना है कि मिश्र विष्कंभक जो होता है उसमें जो निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी दोनों के ही संवाद उपलब्ध होते हैं। तो यह हो गया विष्कंभक, और बता भी दिया कि जो व्यतीत हो चुकी है जो कथा और जो भविष्य में घटित होने वाली जो कथांश है, तो इन दोनों का इसमें सूचना प्रदान करा दी जाती है। और अगला है प्रवेशक। प्रवेशक में क्या है, तद्वदेवानुदात्तोक्त्या नीच पात्र प्रयोजितः प्रवेशोंक द्वयस्यांतः शेषार्थस्योपसूचकः। तो वही जब अनुदात्त उक्तियों से नीच पात्रों द्वारा प्रयुक्त किया जाए, तो अनुदात्त उक्तियों अर्थात जो पीछे जो विष्कंभक जो बताया गया था, वहीं केवल और केवल निम्न पात्रों के द्वारा अर्थात प्राकृत भाषा में ही, जो अभी तक हम पिछले 2 अंकों में देखते हुए आए थे कि जो तीसरा अंक था और जो चौथा अंक था, तो वहाँ पर हमने प्रवेशक, क्योंकि वहाँ केवल जो प्राकृत भाषा के ही प्रयोग देखा है, इसलिए वह प्रवेशक है। बात वही है कि वहाँ पर भी जो भूत की घटना है और जो भावी घटना है, जो भविष्य की, दोनों के विषय में स्पष्ट वहाँ पर निर्देश किया जा चुका है। और हम नीचे इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कि विष्कंभक और प्रवेशक दोनों ही भूत और भविष्य अर्थ की सूचना देने वाले होते हैं। अंतर यह होता है कि विष्कंभक में उदात्त उक्तियाँ होती हैं उच्च कोटि की, और प्रवेशक में अनुदात्त कोटि की उक्तियाँ होती हैं। तो विष्कंभक का अभिनय निम्न कोटि के पात्र करते हैं और प्रवेशक सर्वदा 2 अंकों के बीच में ही होता है, प्रथम अंक के पहले नहीं हो सकता। किंतु विष्कंभक में ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रवेशक में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रवेशक में प्राकृत भाषा का होता है, विष्कंभक में जो शुद्ध होता है उसमें संस्कृत भाषा का, लेकिन जो मिश्र विष्कंभक होता है उसमें प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा का प्रयोग होता है। उसके बाद में है जो तीसरा प्रकार है अर्थोपक्षेपक का, वह है चूलिका। तो इसका लक्षण क्या दे रहे हैं कि अंतर्जवनिका संस्थयी चूलिकार्थस्य सूचना। तो जवनिका के अंदर स्थित व्यक्तियों के द्वारा किसी बात को सूचित करना चूलिका। तो जवनिका क्या कहते हैं, जो पर्दा होता है, जो नाटक जो रंगमंच जो होता है, वहाँ एक पर्दा होता है जहाँ से जो पात्र हैं वो प्रवेश करते हैं उस पर्दे के पीछे से। तो पर्दे के पीछे से अगर कोई आवाज़ आती है या कोई संवाद पीछे से चल रहा है, तो वह उसको हम चूलिका कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ उत्तर रामचरित के दूसरे अंक से बताते हैं कि पर्दे के अंदर तपस्विनी का स्वागत हो, इस प्रकार से आवाज़ आती है, और इसके बाद तपस्विनी का प्रवेश होता है। जो पीछे से जो आवाज़ आई कि तपस्विनी का स्वागत हो, है ना, जो संस्कृत में जो संवाद हो रहा है या फिर चाहे प्राकृत में हो रहा है, वह चूलिका के अंतर्गत गिना जाएगा। इसके बाद में जो चौथा नंबर है अर्थोपक्षेक का, वो है अंकास्य। अंकास्य और अंकावतार में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है कि अंकास्य कह रहे हैं कि अंकांत पात्रैरंकास्यम छिन्नंकास्यार्थ सूचनात्, कि अंक के अंत में आने वाले पात्रों के द्वारा विच्छिन्न अंक के अर्थ को सूचित करने से। अर्थात जब एक अंक और दूसरा अंक जब कथा विच्छिन्न हो रखी हो, दोनों भेद कर रही हों, तो अंकास्य में क्या होता है कि उस कथा
का संक्षेप परिचय करा दिया जाता है। जैसे कि कह रहे हैं नीचे कि आशय यह है कि जहाँ पर एक अंक के अंदर कथा वस्तु विच्छिन्न हो जाए और दूसरे अंक में आने वाली कथा भिन्न हो, उस समय प्रथम अंक के अंत में ही आने वाला कोई स्त्री पात्र या पुरुष पात्र अग्रिम अंक में बिखरी हुई कथा का संक्षेप में परिचय करा दे तथा उसी परिचय का आश्रय लेकर दूसरे अंक का प्रारंभ होवे, उसे अंकास्य कहते हैं। जैसे मुख को देखकर किसी पुरुष का परिज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार इस अंकास्य को देखकर अग्रिम कथा भाग का ज्ञान हो जाता है, इसलिए अंकास्य या अंक मुख भी इसको कहते हैं। तो यह कथा अंक के अंतिम में बताते हैं, जो आगे आने वाला जो अंक है उसके विषय में उसकी एक संक्षिप्त भूमिका जो बांध दे, है ना, और अंक के अंत में, तो इसलिए इसको अंकास्य, यह चौथे प्रकार का अर्थोपक्षेपक हो गया। और इसके बाद में जो अंकावतार, अंकावतार में क्या है कि अंकावतारस्त्वंकान्ते पातोंकस्या विभागतः, कि जहाँ पर अंक के अभिन्न अंक के रूप में दूसरे अंक का अवतार हो, वहाँ पर अंकावतार होता है। अर्थात यह पिछले में बस अंतर केवल सामान्य ये है अंकास्य और अंकावतार में कि अंकास्य में जो होती है वो अंक के अंतिम में कथा होती है और अंकावतार में जो होती है अंक के प्रारंभ में कथा होती है। तो यह दोनों, यहाँ पर भी दोनों ही कथांशों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है, दोनों अंकों की कथा को। जहाँ जो कथा भाग रही होती है, विच्छिन्न हो रही होती है, तो उन दो कथाओं को जोड़कर तो उनके बीच में एक सेतु का माध्यम बनते हैं जो अर्थोपक्षेपक होते हैं, कि कथा भागे ना और उनको एक उस जो श्रृंखला जो चल रही है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। ठीक है, तो यह हुआ अर्थोपक्षेपकों की। यह बताना मैंने उचित इसलिए समझा कि यह परीक्षा से संबंधित भी है और नाटकों को पढ़ने में इससे हमको सहायता भी मिलती है, क्योंकि नाट्य के जो अंग हैं उसमें चाहे जैसे प्रकृतियाँ हैं और जो अर्थोपक्षेपक हो गया या फिर और भी जो कई भाग होते हैं उनको समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हम और अच्छे से नाटक में गहराई से प्रवेश कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद में जो कथा है वो हम कल से प्रारंभ करेंगे, जो छठे अंक में जो छठे अंक का जो प्रारंभ हो रहा है। अभी तक विष्कंभक था और उसके बाद में हम कथा प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।